जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश पेडागोजी का जो हम लोग कंटेंट वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। ये आपका रहने वाला है 4th क्लास या फिर 4th लेक्चर ये आपका रहने वाला है, जिसमें आज हम समझेंगे कि जो है इससे पहले जो हमने पार्ट 3 में कवर किया हुआ था, जो आपके लैंग्वेज स्किल्स चल रहे थे, जिसमें हमने लिसनिंग को, स्पीकिंग को और रीडिंग को कवर कर लिया था। आज हम समझेंगे राइटिंग से, जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है उसके प्रोसेस में, और वहाँ पर आपको एक अलग टाइप का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देता है, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोनों पेपर के लिए आपका ये टॉपिक एज इट इज़ सेम रहेगा और उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा ताकि आप क्वेश्चन को पेपर में गलत करके न आए। इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं, जहाँ हम सी-टेट, यूपी-टेट इन सभी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं, इसके साथ ही अगर बीएड में भी आपके कोई दोस्त हैं या आप खुद भी बीएड कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उस पर प्रेस कर दिया करें। बगल में एक घंटी की तरह जो है बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन आएंगी वो बिना किसी समस्या के आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है सबसे पहले क्लियर, इसके साथ ही इसमें सबसे पहले हम राइटिंग स्किल को देखेंगे और इस वीडियो में हम टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को भी देखेंगे, जो काफ़ी बार रीडिंग स्किल में या फिर जब आप स्पीकिंग स्किल में देखते हैं, आपके राइटिंग स्किल में भी काफ़ी बार वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो कैसे समझेंगे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच? क्वेश्चन उससे पूछता है एप्लीकेशन बेस्ड पे। जब आप पेपर 2 की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, उसके ऊपर भी आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए राइटिंग स्किल, अब तक हमने जो है प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से जब आपका जो 4 लैंग्वेज के स्किल्स हैं, कौन कौन से हैं आपके, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया और राइटिंग हो गया। तो किस तरीके से स्पीकिंग का दे रहा था आपका कि ये आपका क्या है, एक प्रोडक्टिव जो है एक्सप्रेशन है आपका, वो भी किस फॉर्म में कि आप बोल रहे हैं ओरल फॉर्म में। रीडिंग में क्या था आपका, रिसेप्टिव था रिटन फॉर्म में। क्लियर। अब उसी तरह राइटिंग में क्या दे रहा है, अब इसको भी समझिए। ये भी पेपर में आया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं भी ग्राफिक्स की बात करेगा, दैट मीन्स राइटिंग। आपको पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, जब राइटिंग की हम बात करते हैं तो वो जो है ग्राफीम, जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है राइटिंग की, उसी से लिया गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, जो स्पीच के साउंड हैं, जब उनको हम, जैसे मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ, जब उन चीज़ों को मैं ग्राफिकल कर दूंगी, मतलब लिख करके दे दूंगी, दैट इज़ योर राइटिंग स्किल। ठीक, तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका है, स्पीच साउंड्स का। स्किल विच इनेबल अ लर्नर, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, वो वर्ड्स पूछे भी जाते हैं एज ए सब स्किल ऑफ राइटिंग। इस तरीके से स्किल विच इनेबल अ लर्नर, ऐसा कौशल जो किसी भी लर्नर को इनेबल करता है टू ब्रेन स्टॉर्मिंग। अभी हम आगे समझेंगे क्या होता है। मस्तिष्क उद्दोलन हिंदी में कहते हैं इसको, मतलब दिमाग में सोचने के लिए वो क्या करे, मजबूर हो जाए, ब्रेन स्टॉर्म करे। आप किसी कंटेंट पे बच्चे को अगर लिखने को देंगे तो वो दिमाग को दौड़ाएगा, जितनी प्रीवियस नॉलेज है, जितनी कुछ वो सोचा है आज से पहले, वो सारी चीज़ों को सोचेगा, आइडियाज़ को लेगा, उनको ऑर्गेनाइज करेगा, ड्राफ्ट करेगा, एडिट करेगा, रिवाइज करेगा, तब उसके बाद अपने काम को देगा। तो ये यहाँ पर भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसको प्रोसेस में भी सही से पूरा अभी आगे मैंने करा हुआ है, तो वहाँ भी आप प्रोसेस से याद कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जैसे हमने इसमें लिख दिया तो बहुत सारे लर्नर्स को ये याद तो हो जाएगा कि इसमें हम ड्राफ्टिंग भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट पेपर में जैसा क्वेश्चन आया, जैसा मैंने जिसकी बात करी, आपसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि जब हम प्रोसेस को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मैं बताऊंगी कि जो क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पे आपको ABCD का वो दे देगा कि इसमें जो है हमने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर उसके बाद उसको जो है रिवाइज किया, फिर उसको क्या किया, आपका ड्राफ्ट बनाया, फिर प्रूफ रीडिंग की, क्या होता है सारी चीज़ें बताऊँगी अभी। अब ये जो ऑप्शन आपको देगा ना, तो अब दे देगा कि सिर्फ और सिर्फ ABC या A और B दोनों, इस टाइप से वो क्वेश्चन देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक तो ये तरीका है कि आपसे दे देगा कि कौन कौन सा इसमें से सही है, कोई एक गलत दे सकता है, और एक दूसरा तरीका भी है कि इसको सीरियल में
अरेंज करिए कि राइटिंग जब हम करते हैं तो उसके प्रोसेस को अरेंजमेंट के लिए आया कि सबसे पहले कौन सी चीज़ होगी और सबसे आखिरी में, तो 1 2 3 4 ऐसे करके देगा। ये 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और ड्यू टू कन्फ्यूजन और लैक ऑफ कॉन्सेप्ट हम ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि हम इस तरीके से नहीं पढ़े होते हैं। तो प्रोसेस को भी एज इट इज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद एक लगभग आइडिया हमें लग जाता है कि भाई ये इसके सब स्किल्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपको ड्राफ्टिंग दे दे, एडिटिंग दे दे, तो आपको पता है कि आप एडिट और ड्राफ्ट किस में कर सकते हो, बदलाव किस में कर सकते हो, जो चीज़ आप लिखते हो। अगर हम बोलने की बात करें तो अगर मैंने एक बार कोई शब्द बोल दिया तो मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ, वो शब्द वैसे का रहेगा, लेकिन राइटिंग में हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। सब स्किल देखिए ट्रांसक्राइबिंग है और पैराफ्रेजिंग है, ये इसकी सब स्किल है। पैराफ्रेजिंग काफ़ी बार पेपर में पूछा है। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि अपने शब्दों में किसी भी वर्ड का, जैसे मैं इसको पैराफ्रेज करती हूँ, जैसे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बिल्कुल टू द पॉइंट हैं और फिर इसको मैं समझाने का भी काम करती हूँ, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने एग्जाम्पल को पुट आउट करते हैं, राइट। तो दिस इज़ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मतलब अपने शब्दों में जब हम किसी चीज़ को स्पष्ट करते हैं। तो ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग आर द सब स्किल्स ऑफ राइटिंग स्किल, ठीक। अब यहाँ आता है प्रोसेस ऑफ राइटिंग। प्रोसेस ऑफ राइटिंग देखिए, अगर आपको करना है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि जो हमारा क्वेश्चन देता है उसमें आपको अरेंज करने को देगा। क्या करने को देगा? अरेंज करने को देगा। अब वो अरेंजमेंट अभी तो वो लोग सीधे से दे रहे हैं कि भाई सबसे पहले से आखिरी में लगाइए, बट बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर उनको लैंग्वेज और टफ करना है तो वो लास्ट से भी दे सकते हैं, और इनफैक्ट कभी कभी एक आध ऑप्शन को बीच में गायब भी कर देते हैं। तो उसको आप एज प्रेजेंट, जैसा आपसे टॉपिक पूछेगा, मतलब कि जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना होगा वहाँ पे। और बाकी राइटिंग के लिए ये आप याद रखिए, BDREP, ठीक, बेड रैप, ऐसे आप कर सकते हैं। BDREP 2 से 4 बार आप बोलेंगे। अभी मैं इसका प्रोसेस आपको याद करा दूंगी क्योंकि ये अरेंजमेंट है, तो अगर आप इसको याद किए रहेंगे ना BDREP, तो आप इसको तुरंत वहाँ पेपर पे, या आपके दिमाग में है कि अच्छा पहले ये स्टेज आएगा उसके बाद ये आएगा, तो आप इजीली कर लेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे इसमें स्टेप्स हैं जिसमें 1 2 3 4 में जिसके दूसरे नाम भी हैं, तो वो पता होना चाहिए आपको, तो वो मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए, सबसे पहला B, जब भी आप राइटिंग करेंगे द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब होता क्या है? मस्तिष्क उद्दोलन। देखिए, मस्तिष्क उद्दोलन, इसको सबसे पहले A.S. ऑसबर्न ने इसको दिया था, जो है अपनी बुक में उन्होंने जो है इसका नाम और इसके बारे में बताया। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो चीज़ हम कहते हैं, एक प्रकार से क्या है कि ये कहा जाता है कि शिक्षक इसको जो है प्रमोट करते हैं, कि वो पूछते हैं कि बिना आपको जोर लगाए कोई टॉपिक अगर आपसे कहा जा रहा है, किसी टॉपिक के बारे में बोला जा रहा है, तो आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि जो आपका मस्तिष्क पटल है, जो आपके दिमाग है, उस पर उस तथ्य से, उस कंटेंट से संबंधित चीज़ें आपके मस्तिष्क पटल पर आने लगती हैं। दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अभी मैंने कोई टॉपिक बोला, ग्लोबल वार्मिंग, अब उस टॉपिक को सुनते ही आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चारों तरफ से आने लगेंगी कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब किसी भी तथ्य पे लिखने से पहले आपका सोचना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? और वो सोचना आप दिमाग में ही करते हैं ना, जब आप आंसर राइट करने जाते हैं। अगर यही रिटन एग्ज़ाम होता तो आंसर को राइट करने से पहले आप सोचेंगे ना दिमाग में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्टार्टिंग तो दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। वही आपका क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इसको हम प्री राइटिंग भी कहते हैं। लिखने से पहले की जो लिखावट होती है ना, प्री राइटिंग, लिखने के पहले का जो दौर होता है, जब हम सोचते हैं कि भाई शुरुआत यहाँ से करें, तो याद रखिएगा कि आपको पेपर में हो सकता है प्री राइटिंग भी दे दे, हो सकता है ब्रेन स्टॉर्मिंग दे दे। ज़्यादा प्रोबेबल ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, इसलिए मैंने अपने न्यूमोनिक्स में BD को ही रखा है। तो B स्टैंड फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग या प्री राइटिंग अगर आप मेरे साथ अभी बोलेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा, इसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ योर ड्राफ्टिंग। अब देखिए, हमने सोच लिया, अब हम उसको एक ड्राफ्ट बनाएंगे या लिखेंगे, मतलब उसको क्या कर लिया हमने? ड्राफ्ट बना लिया, राइट कर लिया, ठीक। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया हमने, ड्राफ्ट कर लिया, क्लियर। अब इसके बाद रिवाइज करेंगे, तो रिवाइजिंग भी दे सकता है या फिर चेक करना भी दे सकता है, ठीक। दोनों एक ही तरह है। रिवाइज जैसे कि हम रिवाइज करेंगे, जैसे हम अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं,
तो अभी हम पढ़ने के लिए रिवाइज़ करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि एज अ राइटर या एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप हैं तो आप किसी चीज़ को लिखते तो हम उसमें गलतियाँ ढूंढते हैं ना कि अच्छा ये चीज़ सही है, ये इतना है, इसमें ये कंटेंट मिल रहा है। दैट इज़ रिवाइजिंग। चेकआउट करेंगे कि जो ड्राफ्ट मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा क्रिएट किया है दैट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। क्लियर? आफ्टर रिवाइजिंग वी आर गोइंग टू डू द एडिटिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे? एडिटिंग। एडिटिंग आपका 4th पे है। एडिटिंग को प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। टर्म दिया गया है पेपर में प्रूफ रीडिंग, कभी कभी एडिटिंग भी देता है। प्रूफ रीडिंग करने का मतलब है कि हम उसको अब दोबारा से जो गलतियां हैं, जैसे हमने जब चेक किया, रिवाइज़ किया, कुछ चीज़ को जोड़ना है, कुछ को घटाना है, कुछ को ऐड ऑन करना है, कुछ को हटाना है। तो अब जिन चीज़ों को ऐड करना है उसमें हम प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग करके करेंगे, और या तो फिर सही है तो एज इट इज़ हम उसको जो है चेकआउट कर लेंगे बस। एंड एट लास्ट पब्लिशिंग। एट लास्ट हम उसको क्रिएटर के पास ले जा करके जैसे भी पब्लिश कराना है हमको राइटर से, हम क्या कराएंगे? उसको पब्लिश करा देंगे। क्लियर? तो अब देखिए इसमें हमारा न्यूमोनिक्स क्या है? BDREP, रैप, BDREP, ठीक है, बेड रैप। ब्रेन स्टॉर्मिंग साथ में बोलते रहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, BD दो करके याद कर लीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग। रिवाइजिंग, एडिटिंग, एडिटिंग को ही प्रूफ रीडिंग कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका पब्लिश होगा। अब देखिए, एक तो ये तरीका हो गया BDREP। दूसरा तरीका ये है कि बीच में कभी कभी अगर ये लोग गायब भी करते हैं तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी वहाँ भी आपको बताऊंगी कि सिंपल तरीका है, अगर एग्ज़ाम में आप भूल जाते हैं तब। भाई हर चीज़ के लिए तैयार रह के हमको चलना है, क्योंकि मेमोरी अगर प्रैक्टिस इनकेस नहीं कर पाता है कोई, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहले वाले को बस पकड़े रहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा और लास्ट में इतना तो पता ही है कि जब सब चीज़ सही होगा किताब तभी पब्लिश्ड होगी, तभी हम सब कुछ करेंगे। 2 आपको याद है। अब आपको जो ऑप्शन मिलता है ना उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ इन 2 पॉइंट को पता होने के साथ आपके 2, कभी कभी तो 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट होकर आपको फाइनल आंसर मिल जाता है, ठीक है। इतना भी होता है, क्योंकि अगर जिसमें पहले में ये है और आखिरी में ये है दैट मीन्स वो सही है। अब इसके बाद पब्लिशिंग के पहले होता है प्रूफ रीडिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद होता है ड्राफ्टिंग। तो उसके बाद जब इतना आप करेंगे तो आपको BDREP, फिर आप ये याद रख के इसको आराम से कर सकते हैं। बट कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस में मैंने खुद भी सॉल्व किया है, तो मैं उसी आधार पे आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों में पहला और ये 5वां जो है आप कभी कभी ढूंढ लेते हैं तो आपको ईजी हो जाता है, कभी कभी तो आंसर भी मिल जाता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। बट ऐसी चीज़ों का यूज़ जो है आप तब करिए जब आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अदरवाइज़ न्यूमोनिक्स का यूज़ करके या ऐसे भी अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप सोचेंगे कि आपको राइटिंग करना है, इन स्टेजेस में खुद को डाल लेंगे एक बार तो आप ईजिली इसको याद कर सकते हैं, ठीक। नाउ स्टेजेस ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग के भी भाई कई स्टेज होते हैं। कब हम जो है पूरी तरीके से दूसरे के कहे अनुसार लिखते हैं, कब हम थोड़ा सा खुद मिलाते हैं और कब हम पूरी तरीके से खुद का लिखते हैं। तो स्टेजेस ऑफ राइटिंग, फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल्ड राइटिंग। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। देखिए जितनी भी चीज़ें आपको मेरे कंटेंट में मिलेंगी, टॉपिक में मिलेंगी, वो बिल्कुल भी एक लाइन भी इधर से उधर नहीं है। बहुत ही इसको जो है खोजने में, कंटेंट को सर्च आउट करने में और उसको फिर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और वो जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें ना दिमाग का भी बहुत वो होता है कि क्या चीज़ आपका टू द पॉइंट पेपर के अकॉर्डिंग उस चीज़ को बनाना और करना, और सारे कंटेंट उसमें आने चाहिए। तो स्किप मत करिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी स्किप करके एकदम आप समझिए जो क्रीमी लेयर होता है वो मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप इसमें भी अब स्किप करेंगे तो फिर तो पेपर आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक। और जितना इजी से इजी लैंग्वेज हो सकता है मैं उसमें बताने की कोशिश आपको कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कंट्रोल्ड राइटिंग ओनली कॉपी। जब डिक्टेशन जो होता है ना क्लास में, छोटे बच्चे होते हैं, टीचर ने बोला बेटा लिखो एप्पल तो एप्पल लिखा, लिखो हैबिटेट तो हैबिटेट लिखा, एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट लिखा। ये चीज़ कंट्रोल्ड राइटिंग के अंतर्गत आती है। कंट्रोल का मतलब ये जब किसी और आपका कुछ नहीं लग रहा है भाई, कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट योर स्टेज ऑफ राइटिंग इज़ गाइडेड राइटिंग। गाइडेड का मतलब आप लिख तो रहे हैं खुद से बट कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा है। जैसे कि टीचर जो है हेल्प करते हैं। अब आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं, टीचर उसमें आपको बताने बेटा ये लिखो, फिर भी एक आप कुछ आप उसमें अपने से करते हैं। गाइड के तौर पर आप जो है आपकी मदद की जाती है।
नेक्स्ट इज़ योर फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग का मतलब है जिसमें कोई भी ग्रामर के रूल इंक्लूडेड नहीं है। याद रखिएगा, फ्री राइटिंग में क्या है, ग्रामर का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें रूल नहीं लगता है। जैसे कि डायरी लिखना है, अब जब आप अगर अपनी खुद की डायरी लिखते हैं, वैसे डायरी लिखनी चाहिए, उससे क्या होता है कि कहा जाता है ना कि आपका जो मेमोरी है वो भी काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि दिन भर में आपने जितने काम किए हैं अगर आप उसकी डायरी के फॉर्म में आप लिखते हैं तो लिखने से वो चीज़ आपके जो दिमाग है ना, स्कीमा है, उसमें एक बार चलती है पूरे दिन भर की खबर। और जब ऐसा आप रोज़ रोज़ करते हैं कि पूरे दिन भर में आप कर क्या रहे हैं, तो आपके जो याद रखने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो डायरी इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड डायरी कम्स अंडर द फ्री राइटिंग स्टेज, कि जब जहाँ पे ग्रामर का रूल का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ एडवांस राइटिंग। एडवांस राइटिंग, अब भाई जो पोएट हो गए, जो राइटर्स हो जाते हैं, दे आर द एडवांस राइटर, दे नो हाउ टू यूज़ देयर लैंग्वेज इफेक्टिवली। ठीक, तो ये आपकी हैं स्टेजेस ऑफ राइटिंग। क्लियर। अब गुड राइटिंग के कुछ क्वालिटी होती है, एक बार एक नंबर में ये भी पूछ देते हैं, तो जान लीजिए क्लैरिटी होनी चाहिए राइटिंग में, साफ सुथरा ये होना चाहिए। लुसिडिटी होनी चाहिए, लुसिडिटी इन द सेंस कि वर्ड्स में दूर दूर भाई एक सामान्य गैप होना चाहिए। ग्रामर सही होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ किसको यूज़ करना है। लॉजिकल होना चाहिए, कोहेसिवनेस होना चाहिए कि जो सेंटेंस आपने लिखा है उसका अर्थ एज इट इज़ वही आ रहा है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कुछ और बता रहे हैं और आपका सेंटेंस कुछ और बता रहा है। क्लियर। तो ये कोहेसिवनेस, लॉजिकल, लुसिडिटी, क्लैरिटी, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड राइटिंग की। अब हम देखेंगे पहले कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पर आपका है टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। तो सबसे पहला जो हम जिसको देखेंगे वो है आपका टॉप डाउन अप्रोच। क्या है? टॉप डाउन अप्रोच। पहले इसमें मुझे भी कन्फ्यूज़न होता था, इसमें कोई वो नहीं है, सबको होता है भाई, जब पहले दूसरी बार कोई पढ़ता है तो सबको होता है। बट उस कन्फ्यूजन को अगर आप चाहते हैं, किसी चीज़ का सल्यूशन चाहते हैं, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। और वो काम जब आप करेंगे, खुद से करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर भी जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो मैं इस चीज़ को भी बताऊँगी कैसे इस कन्फ्यूजन को दूर करें, क्योंकि काफ़ी बार बहुत क्वेश्चन इससे आता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एप्लीकेशन के फॉर्म में भी आता है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच से कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, तो बताइए इन्होंने किस अप्रोच का प्रयोग किया है। तो देखिए, जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको दो चीज़ें एज इट इज़ मतलब उसी के इर्द गिर्द में लगती हैं, तो सिर्फ एक को ज़्यादा समझिए, दूसरा उसके अपोजिट में होगा, क्योंकि आंसर जब उसी दो में से है तो अगर एक को आपने पढ़ा है उसमें आंसर नहीं मिला तो दूसरे में निश्चित ही होगा। फिर भी हम दोनों को पढ़ेंगे और समझेंगे दोनों को पहले, ठीक, क्योंकि स्किप करना आपका लास्ट स्टेज होता है और समझ कर अगर करेंगे तो आप आगे तक जाएंगे। टॉप डाउन अप्रोच, अब इसमें देखिए शब्द क्या यूज़ किया है, टॉप। सबसे पहला वर्ड को पकड़िए, क्या है भाई? टॉप। टॉप का मतलब क्या होता है? एकदम हाईएस्ट पॉइंट। कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का, अब ये बिल्डिंग तो मेरी नहीं है लेकिन फिर भी मान लीजिए, ठीक है, अब ये इसका क्या है? एकदम हाईएस्ट पॉइंट है। क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यही आपका क्या कहलाता है? टॉप कहलाता है। और टॉप डाउन अप्रोच है। डाउन का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, ऐसे इसका डायरेक्शन होगा टॉप डाउन का। टॉप है और हम कहाँ जा रहे हैं भाई? डाउन में जा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है कि जब पहला शब्द आपका टॉप हो गया तो जो शुरुआत होगी ना वो टॉप से होगी, मतलब कि किसी भी, क्लियर। तो ये आपका टॉप का मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि जो आपने सबसे हाईएस्ट में पढ़ ली। अब जैसे बचपन से हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, फिर साउंड्स को समझते हैं, फिर धीरे धीरे वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, और आज के डेट में हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ पूरे स्टोरी को जान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो आपकी स्टोरी है ना वो हाईएस्ट लेवल की है, जिसको आपने समझ रखा है। अब ये एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं ईजी एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि अब वो जो स्टोरी आपको पूरी पढ़नी आ गई, सब कुछ आ गया ना, तो वो आपका टॉप लेवल है। क्या है? टॉप लेवल है, जो आपको स्टोरी सब कुछ आ गई। अब उस स्टोरी के भी बेसिस से आपने सब चीज़ों को पहचानना सीखा है, तभी तो आप आज स्टोरी को पढ़ पा रहे हैं, उसका एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। तो जब भी हम बात करेंगे टॉप डाउन की, तो यहाँ पे एजुकेशन की बात करें या बच्चों के लिए बात करें, तो उनको सबसे पहले चीज़ों का ज्ञान दे दिया जाएगा कि वो चीज़ है क्या, उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद उनको नीचे के लेवल पे लेकर के आया जाएगा। पैराग्राफ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
कि हमने उनको पैराग्राफ बता दिया, अब पैराग्राफ के बाद उसमें से सेंटेंस को निकालेंगे, फिर उसमें से शब्दों को निकालेंगे और फिर उन शब्दों के साउंड्स को निकालेंगे और फिर इसके बाद आप चाहें तो अल्फ़ाबेट्स को भी निकाल सकते हैं। दैट अप्रोच इज़ टॉप डाउन अप्रोच। मतलब पहले मैंने उनको क्या बताया है, पैराग्राफ बताया है। तो पैराग्राफ कहीं ना कहीं आपके साउंड से एक हाईएस्ट पोजीशन पे एक्वायर है कि नहीं, तो दैट इज़, ये आपका क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। देखिए जो ये आपका टॉप डाउन अप्रोच है, दिस इज़ मोर बेटर। क्यों बेटर होता है, अब उसको भी समझिए, ध्यान से बिल्कुल इसको समझिएगा तो आपको कभी कन्फ्यूजन होगी ही नहीं। देखिए अब हम लोगों ने बचपन से किसी भी सब्जेक्ट को, बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते आए हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारे इसमें है, ईवीएस है सीटेट में, आगे चल के साइंस हो जाएगा, कुछ पोर्शन सोशल साइंस में चले जाते हैं। ईवीएस में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? तो क्या हमें रीज़न दिया जाता है कि अगर स्नेक ऐसे 4 प्रकार के हैं, तो क्या हमें बचपन में 3rd से 5th तक जो ईवीएस है, क्या उसमें ये बताया जाता है कि वो 4 प्रकार के ही सांप भारत में क्यों पाए जाते हैं? एक्सटिंक्ट चीता की एक्सटेंशन की कहानी बता रहे कि चीता जो है एंडेंजर्ड हो जा रहा है, टाइगर जो है आपके कम हो रहे हैं, ठीक, बट वो क्यों हो रहे हैं, क्या वो रीज़न बताया जाता है? सिर्फ आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इतना इतने ये चीज़ें हो रही हैं, और डायरेक्टली आपको बस उसका एक एक लाइन का वो दे दिया था कि इतने लोग कम हो रहे हैं, ये इसके ट्राइबल में ये खाना खाया जाता है, यहाँ ये क्रॉप उगता है। वो क्रॉप क्यों उगता है, क्या वो बताया जाता है छोटे क्लास में? वाई उसका होता है? नहीं होता है। क्यों? अब सोचिए, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपके इसी टॉप डाउन अप्रोच का ही प्रयोग करते हैं कि पहले वो आपको मेजर बता देते हैं कि पहले आप टाइगर को तो जानिए, उसके बारे में चीज़ें बहुत सारी हैं, बट आप पहले टाइगर को जानिए, आप पहले स्नेक्स के बारे में जानिए, आप पहले हैबिटेट को जानिए, और उसके वाई को जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसके फिर पूरे के पूरे टाइगर के समूह के बारे में, उस टाइगर में भी कितने सब टाइगर आते हैं, अलग अलग चीज़ों को, मतलब कि पहले आपको पूरा जिस्ट दे दिया था कि भाई टाइगर्स कम हो रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी आप और डिटेलिंग में जाएंगे कि अच्छा टाइगर की और भी प्रजातियां, कुछ जगह ज़्यादा पाया जाता है, कुछ जगह कम, इनको संरक्षित करने के लिए फिर और क्या हम करते हैं, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते जाएंगे और डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे। दैट्स वाई, इसके कारण ये मेथड नेचुरल अप्रोच में आता है। हम बचपन से किस मेथड से पढ़ रहे हैं, वो टॉप डाउन ही तो है। आप खुद से सोचिए, डिटेलिंग आपको कभी भी छोटे बच्चों को नहीं बताई जाती क्योंकि वो उनका लेवल नहीं है उस चीज़ का कि वो समझ सकेंगे। तो एजुकेशन में भी टॉप डाउन अप्रोच ही कहीं ना कहीं क्या हम अपनाते ही हैं, ठीक। तो ये आपका है कि पहले आपको वो ओवरऑल के बारे में बता दिया जाएगा और फिर धीरे धीरे उस चीज़ों में ऐसा क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, कब किया गया है, उसकी डिटेलिंग दी जाती है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद जो है, इसीलिए हम इसको नेचुरल अप्रोच कहते हैं। इसके साथ ही इसमें होल टू पार्ट पे हम जाते हैं। होल टू पार्ट में जाने का क्या मतलब है कि सबसे पहले हम पूरी चीज़ों को बताते हैं, उसके बाद हम पार्ट पर आते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ नेचुरल अप्रोच। इसमें बच्चा हमेशा अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है। जैसे अगर हमने उसको बताया तो वो फिर बताता है कि अच्छा ये चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी हैं, तो अब उसके आगे हमको धीरे धीरे डिटेल में जाना है। पहले इसमें बच्चा डिड्यूस करता है, पूरी के पूरे मतलब को बताया जाता है, उसके बाद जो है उसको उसके पार्ट्स पे लेकर के आया जाता है। क्लियर? तो दिस इज द नेचुरल अप्रोच, जिसको कि हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। कभी कभी एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि टॉप डाउन अप्रोच या फिर नेचुरल अप्रोच किसको कहते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच को हम नेचुरल अप्रोच के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब आते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, जैसा कि नाम में ही सबसे पहले आपका क्या है, बॉटम। बॉटम का मतलब क्या होता है कि जो सबसे नीचे होता है। इसका मतलब है कि इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। सबसे पहले ये आपका बेस हो गया, ये हो गया, ठीक। अब इसमें जो ये बेस है ना, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए अगर आपको केमिस्ट्री बच्चे को बताना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको जो है कि आप बताएंगे कि कार्बन के इतने, तो पहले हम उसको पूरे के पूरे कार्बन के उसके बारे में बताएंगे, भाई ये कार्बन होता है, ऑर्गेनिक में किसमें पढ़ेंगे, तो बच्चे को उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि विथ एज हमारी जो कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, वो बढ़ती है। तो डिटेलिंग अगर आप हायर क्लास में करते हैं तभी वो सही भी मानी जाती है। इसीलिए जो टॉप डाउन हमने पढ़ा उसको हम नेचुरल अप्रोच मानते हैं और बॉटम अप को नेचुरल अच्छा अप्रोच नहीं मानते हैं। इसमें पहले बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद पूरी बातों को बताया जाता है। अल्फ़ाबेट्स हो गए,
साउंड हो गए, वर्ड हो गए, सेंटेंसेस, तो ठीक उसका उल्टा ऑर्डर यहाँ पर चलता है। नॉट अ नेचुरल अप्रोच, इसको हम एक नेचुरल अप्रोच नहीं मानते हैं। इसमें हमेशा पार्ट टू होल की बात करता है, उसमें क्या था आपका होल टू पार्ट था, और इसमें क्या है पार्ट टू होल है। क्लियर? तो ये आपका बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच, याद रखिएगा टॉप डाउन अप्रोच इज बेस्ट एंड दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग, उसको हम नेचुरल अप्रोच मानते हैं। अक्सर लाइफ में हम उसी अप्रोच से ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम पहले एक बेसिक जो है उसके जिस्ट को जानते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम डिटेल पोर्शन पर आते हैं। क्लियर? तो आज हमने जो है आपके राइटिंग स्किल्स इनको देखा, और इसी के साथ जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके चारों जो चीज़ें हैं, उनके टाइप्स हो गए, उनके प्रोसेसेस हो गए, इन सभी को हमने कवर कर लिया है। इसके साथ ही टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच भी हमारा कवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चॉम्स्की इन लोगों को देखेंगे। ठीक, चॉम्स्की ने क्या कहा जिससे रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। फिर स्टीफन क्रेशन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज है। अभी आपके कुछ ऐसे मेजर टॉपिक जो हैं बचे हुए हैं जो कंटेंट में हैं, तो आने वाली क्लासेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ ही जितनी भी चीज़ें हैं हम जो है प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे। तो बट यही है कि आपको थोड़ा कामनेस के साथ जो है कॉन्सेप्ट को अपने बनाते चलिए, कॉन्सेप्ट जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जब ये पूरा आपका सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने इसको देखा है तो ये श्योर है कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? तो इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है परेशान मत होइए। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब नहीं करें हैं चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उससे आपका कुछ भी नहीं जाता है, ना आपको पैसे वैसे कुछ भी नहीं लगते हैं, बट वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि हमें और आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है, बस उतना ही, और उसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक, तो इतना ही आज के लिए रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो है एक नए टॉपिक के साथ विथ अ न्यू जिस्ट एंड जील, उस पर हम काम करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।